अब हम जो है औद्योगिक विकास से अपनी जो सेक्शन है वो शुरू करेंगे और इस बार हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो हमें लगता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी जो सेक्शंस है जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम क्या करेंगे, एक बार छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे किसी भी पर्सपेक्टिव से, तो उसको हम छोड़ के चलेंगे। और आई होप मेरी जो वॉइस है वो चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम औद्योगिक विकास से पढ़ेंगे। औद्योगिक विकास में 400 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र जो है वो इनको और सुदृढ़ीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो आपको तो ये एज इट इज वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है। अगर आपसे पूछे कि सारनेश्वर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है तो सिरोही में, क्योंकि एक बारी मुझे याद है ये एक चीज जो है बीकानेर का एक औद्योगिक क्षेत्र था, तो वो एक किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो ये ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई प्रहलादपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से बिदासर का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ है, चूरू पे। तो ये सब जो है थोड़ा आप ध्यान रखें। और वैसे ही जो फिनटेक पार्क है वो जयपुर में है। ठीक है, और ये डेडिकेटेड वेस्ट डिस्पोजल कमर्शियल शॉप, इस तरीके के नवी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कहा गया है। महापुरा जो एसईजी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो कहाँ स्थित है, जयपुर में। ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें कितने करोड़ रुपए किस जोन को दिए गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी का है ये। इसको मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट स्टडी। ये जब आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे, राजस्थान इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तब भी आप महसूस करेंगे कि इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है और ये ही आपको आगे ले जाती है, आपके बहुत काम आती है। तो इस तरीके से जो आबू रोड सिरोही में, किशनगढ़, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर में रिको के कार्यालय का भवन का निर्माण कराया जाएगा। तो एज सच ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं रखती है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रखती है वो ये है कि राजस्थान फाउंडेशन के तत्वावधान में इंटरनेशनल राजस्थान कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित की जानी प्रस्तावित है, और वो इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव इस बजट में इस वित्तीय वर्ष में रखी जाएगी। अब 50 से ज्यादा उपखंडों पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, और ये हर जिलेवार कहाँ कहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे वो है। और एज सच इसका वैसे नहीं आएगा, जैसे आपको ये याद होना चाहिए कि भाई छिंपा बड़ौद आपसे पूछ ले, एज एस्पिरेंट भी आपसे पूछ ले कि छिंपा बड़ौद का है, तो आपको ये थोड़ा इतना जनरल नॉलेज होना चाहिए 12 में। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि एक बार इसको रिव्यू जरूर कर लें। आप इसको याद रखें ना रखें, बट इसको जरूर देख लें। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई खानपुर क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो झालावाड़ में। अब खानपुर आप देखेंगे तो मंडी के लिए भी बहुत फेमस है, एग्रीकल्चर के लिए भी फेमस है, तो इनके अलग अलग जो अपनी स्पेशलिटी है उस हिसाब से भी ये फेमस है, तो इनको याद जरूर आप रखें। अब आपसे पूछे कि रानी जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र वो कहाँ है, तो वो पाली में है। तो इस तरीके से ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा 50 उपखंडों की लिस्ट। हालांकि आप अगर आरएएस बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तो इन्हीं उपखंडों में आपकी पोस्टिंग होगी। तो एक जो बेसिक नॉलेज है कि कौन सा उपखंड कहाँ पे है, एक प्रशासक को जरूर पता होना चाहिए। इनलैंड कंटेनर डिपोज की भी स्थापना की जाएगी बीकानेर और पचपदरा बाड़मेर में। ये इस बार बजट में लिया गया है। इसके साथ ही जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उद्यमियों की, एक बार हम इस बार साउंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, उद्यमियों की सुविधा हेतु राजसिको द्वारा जयपुर में, अब देखिए जयपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनेगा, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर बनाया जाएगा। तो ये कहाँ बनेगा, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर जयपुर में। किसकी मदद से, राजसिको की मदद से। ये हमारे एग्जाम में आएंगे, तो ये चीजें हमें ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, और फिर 92 में हमारे लिए इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, ब्लू पोएट्री के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। ब्लू पोएट्री कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है। तो ऑब्वियसली हम अगर ना भी पता हो तो एक अच्छा खासा गैस इसमें मार सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही है कि खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कत्तीनों एवं बुनकरों को दे प्रोत्साहन राशि को दुगना किया जाना प्रस्तावित है, और इसके लिए 20 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा व्यय सरकार वहन करेगी। तो ये हमारा हो गया औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। औद्योगिक क्षेत्र के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली इंडस्ट्री डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें मेन तो हमने देख लिया कि कहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे हैं और सरकार जो है कौन से एक्सीलेंस सेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर रही है। बाकी 50 के 50 उपखंड कहाँ बन रहे हैं,
ये सब याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अब ये इसमें डेटा दिया गया कि इतने किलोमीटर हमने बनाया, इतने रुपए वहन किए, तो डायरेक्टली अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब नहीं है तो डायरेक्टली इस तरीके के सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत से इस साल में कार्य करवाए जाने हैं, पुल निर्माण को लेकर, रिपेयर को लेकर, सड़कों के निर्माण को लेकर, और प्रत्येक जिले की 5 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों के जो कार्य है वो यहाँ दिए गए हैं, हर जिले के कार्य दिए गए हैं। तो इनको मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, तो ये जो है हम सारा स्किप कर सकते हैं। जिलेवार इसने जो काम होने हैं उसकी सूचना दी गई है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आप अपने जिले का जरूर देख लें कि कहाँ पे बजट में क्या काम हो रहा है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो एक आपसे जरूर पूछा जाएगा। अन्य प्रमुख सड़कों निर्माण एवं उन्नयन कार्य, उसमें भी लिस्ट दी गई है, तो ये जो हमारे लिए लिस्ट जो है इतना मायने नहीं रखती है। अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें भी एज सच कोई इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2,000 करोड़ रुपए का व्यय करेंगे, 1,750 करोड़ रुपए अलग अलग सड़कों के निर्माण के लिए खर्च करेंगे, तो ये डायरेक्टली ऐसे कोई नहीं पूछता है। जो चीज पूछेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। 95 पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग गाँव में किस तरीके से काम करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। 97 में भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है, 96, 97 और 98 में भी। 99 भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये जरूरी है कि जो RSRTC है उसमें 1,000 नई जो बसें सर्विस मॉडल के रूप में चलाई जाएगी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इस दृष्टि से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, जयजाक, इसमें क्या होगा, और अन्य बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान में गठित सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनको मर्ज करके RCTC बनेगा, राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, और उसके साथ ही 500 मिनी बसों की भी घोषणा की है सर्विस मॉडल के रूप में। तो अभी जो बड़ी सिटीज है उनमें कौन सा कॉरपोरेशन बनने जा रहा है, वो बनेगा राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद कहाँ बस अड्डे बनेंगे, कहाँ डिपो बनेंगे, ये सब आपके इंपॉर्टेंस काम की चीजें नहीं है। सुनियोजित विकास और सौंदर्यीकरण के ब्यूटिफिकेशन का कार्य कहाँ कहाँ होगा, वो भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। सीवरेज का काम कहाँ पर होगा, ये भी हमारे एग्जाम में कभी भी आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हमारे लिए जो फिर काम की चीज है वो 104 नंबर पॉइंट में है। 104 नंबर पॉइंट में कहा गया कि वर्तमान में जयपुर शहर में जो है 3D सिटी की परियोजना बनाई जा रही है, 3D सिटी का कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। तो ये जो 3D सिटी का कंसेप्ट है ये इसी क्रम में जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये जूका में भी अब GIS आधारित 3D सिटी परियोजना की घोषणा की गई है, और 3D सिटी मॉडल पे ही अब इनकी भी मास्टर प्लानिंग की जाएगी। और डांग क्षेत्र, मेवात क्षेत्र और मगरा क्षेत्र के लिए 25-25 करोड़ रुपए की जो राशि दी जाती थी उसको बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए तक एक्सपेंड कर दिया गया। तो ये हमारा आधारभूत संरचना में हमने देखा कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या जो है अनाउंसमेंट की गई है। पेयजल में क्या है, पेयजल में सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट है जल जीवन मिशन चल रहा है, उसको और फास्ट ट्रैक करने के लिए सरकार ने घोषणाएं की है। इसके साथ ही जो हमारे बड़े पेयजल परियोजना है उसमें भी बजट का अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना बजट अनाउंस किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि जो 27 स्रोत आधारित पेयजल योजना है वो कहाँ कहाँ है। चंबल नदी आधारित जो काली तीर परियोजना है वो कहाँ है, बाड़ी, बरौड़ी, धौलपुर, बयाना, भरतपुर में। तो ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है कि ये परियोजना कहाँ पर। काली तीर नाम भी बड़ा ही यूनिक है और बहुत ही कम आपने सुना होगा बुक्स में भी, तो ये आपसे जरूर पूछ सकता है। चंबल, अलवर, भरतपुर पेयजल परियोजना अलवर और भरतपुर को इंक्लूड करती है। चंबल सवाई माधोपुर नादौती परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है वो सवाई माधोपुर और करौली को इंक्लूड करता है। तो ये जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट्स है, मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर ये सरफेस सोर्स बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स है, ये कहाँ कहाँ पे और किस किस जिले को इंक्लूड करते हैं, ये जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये ERCP वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
RAS 2018 के मेंस के पेपर में 10 मार्क्स का जो है ERCP का क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड पेपर में। तो ये न सिर्फ मेंस में, बहुत सारे छोटे छोटे जो LDC, पटवारी, सभी तमाम तरीके के पेपर्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ERCP इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे राजस्थान को एक नई दिशा प्रदान करेगा। रिवर्स को इंटरकनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है और नेशनल जो वाटर कमीशन है उसके पास भी अपने इसकी काफी बार अभिशंसा कर दी गई है और सेंट्रल लेवल से इसकी जो है अनुशंसा मिलना या स्वीकृति मिलना अभी बाकी है। राज्य सरकार बहुत जोर लगा रही है कि इसे जो है मंजूरी दी जाए। और इस क्रम में प्रदेश के 13 जिले अजमेर, अलवर, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक के लिए ERCP ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं इसे, जीवनदायिनी साबित होगी। इसी क्रम में वित्तीय संस्थानों से ERCP का कार्य निरंतर जारी रखेंगे। अभी तक 1284 करोड़ रुपए का व्यय कर नवनेरा बैराज और इसरदा बैराज जो है वो कार्य चल रहा है, वो इसी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और आगामी वर्ष के लिए ERCP कॉरपोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित है। तो एक तो ERCP में कौन कौन सी रिवर्स इंक्लूड है, कौन कौन से जिले इंक्लूड है और कहाँ अभी ये परियोजना फिलहाल इसका क्या लेवल है, वो आप इंटरनेट पे जाके उसकी अलग से जानकारी जरूर लें। तो अब जो 108 नंबर पॉइंट और 109 नंबर पॉइंट और 110 नंबर पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसा कि ये पेयजल परियोजना ये कहाँ कहाँ पर है ये जरूर पता होना चाहिए। सोम कमला अंबा जो बांध है वो कहाँ पे है, उदयपुर में है। भादरा शहरी जल प्रदाय योजना ये कहाँ पे कार्यरत है, हनुमानगढ़ में। मंडावर शहरी जल प्रदाय योजना दौसा में। गेटौर शहरी जल प्रदाय योजना जयपुर में। जगतपुरा शहरी जल प्रदाय योजना जयपुर में। बाईजी की कोठी मॉडल टाउन जल प्रदाय योजना कहाँ पे है, जयपुर में ही है। रूपावती का बेरा में उच्च जलाशय एवं वितरण प्रणाली कहाँ पे है, जोधपुर में। पिपाड़ सिटी वाला कहाँ है, जोधपुर में। और सांचौर शहरी वाला कहाँ है, जालौर में। कहीं की तो पिपाड़ सिटी सबको पता है जोधपुर में, सांचौर है जालौर में। कहीं की तो नाम से पता चल जाएंगे। कहीं की जैसे बाईजी की कोठी है, ऐसे जो टिपिकल है वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। और उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देवास 3rd और 4th बांधों का 1,691 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। अगर कोई पूछे देवास बांध कहाँ पे है तो उदयपुर में है। उदयपुर सिटी की ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज की पूर्ति देवास बांध द्वारा की जाती है। तो ये हुआ हमारा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज से रिलेटेड का पार्ट। अब हमारे पास है ऊर्जा यानी एनर्जी के संदर्भ में इस बजट में हमारे लिए क्या है जो इम्पोर्टेंट वही चीज हम देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें हम देश के पहले नंबर पे आ चुके हैं। इसमें से लगभग 14,000 मेगावाट क्षमता हमारी वर्तमान सरकार के समय कमीशन हो चुकी है और अब जो हमारी और क्षमताएं उसको भी हम बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। जैसा कि सर्वविदित है कि वर्तमान में देश के कोयला आपूर्ति में समय समय पर समस्या आती रही है, अतः प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लिग्नाइट जो है उसको भंडार को देखते हुए बाड़मेर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरूर नोट करें, बाड़मेर में ये 100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। 1,100 यानी 1100 मेगावाट का होगा, नॉट ओनली 100 मेगावाट तो काफी कम हो गया। 1100 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड जो है थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा और वो कहाँ पे बनाया जाएगा, बाड़मेर। ये जरूरी है। कितने रुपए का बनेगा ये जरूरी नहीं है, कहाँ पे बनेगा और कौन से कोयले की मदद से बनेगा ये जरूरी है। और क्लीन एनर्जी को या नेट जीरो एमिशन को देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट्स है उनको सारगर्भित करते हुए, उनको अलाइन करते हुए आगामी वर्ष 11,000 मेगावाट क्षमता के रिन्यूएबल एनर्जी आधारित रिन्यूएबल बेस्ड जनरेशन प्लांट्स और लगाए जाएंगे। तो ये जो है ऐसी चीज तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो फैक्चुअल एकदम क्लियर चीजें वही आपसे पूछी जाएगी। अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु बडला बीकानेर बल्ब पावर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। बडला में पता है जोधपुर में वैसे तो बडला बीकानेर बल्ब पावर कॉरिडोर जो है विकसित करने की बात की गई है, जिसके प्रथम चरण में 400 केवी सब स्टेशन बडला व बीकानेर में बनाए जाएंगे। उसके बाद कुमेर, भरतपुर और राजगढ़, चूरू में भी सब स्टेशन का काम
किए जाएंगे, नाथपुरा राजसमंद में भी सब स्टेशन काम किए जाएंगे। अब ये जो है 123 केवी के 33/11 केवी के जीएसएस जो है वो बनाए जाएंगे। तो वापस से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो नाम है और ये किस जिले में पड़ते हैं, डिडोरा है जो करौली में पड़ता है, तो इस तरीके से ये जो है नाम आप जरूर पढ़ लें। ये कालीराम जो है सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है, वैसेना जो है वो धौलपुर में पड़ता है, न्योलखी जो है नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो ये नाम जो है आप यहाँ तक जो है मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, यहाँ तक जो नेम्स आए हैं उनको आप जरूर एक बार गो थ्रू हो जाए, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बारी बस थोड़ा सा देख लें इनको। फिर इंटीग्रेटेड रियल टाइम डेटा एंड कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे डिस्कॉम्स के लिए, बिजली कंपनियों के लिए, ठीक है। और इसके माध्यम से एनर्जी एक्सचेंज से आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य पर बिजली खरीदी जा सकेगी। तो क्या कौन से सेंटर्स बनेंगे? IRTDCC इंटीग्रेटेड रियल टाइम डेटा एंड कमांड सेंटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो ये हमारा हुआ ऊर्जा का। तो अब देखिए जो पहले वाले सब सेक्शन थे जिनमें यूथ, मेडिकल, टूरिज्म ये सब थे वो काफी बड़े थे। अब जल्दी जल्दी हमारे जैसे उद्योग वाला, फिर हमारा ऊर्जा वाला, अब वन और पर्यावरण वाला कर रहे हैं, ये जल्दी जल्दी हमारे अब कवर होते जाएंगे। हमें इतना ज्यादा जो है मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन और पर्यावरण में क्या है ये इंपॉर्टेंट है, उसमें अनाउंसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स हैं उनको अलाइन करके हमें स्टेट को और नेशन को चलना पड़ता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बारी मैं ऑडियो कनेक्शन फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो राजस्थान जो है वो ग्रीन स्टेट बनने के लिए, हरित प्रदेश बनने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन प्रारंभ किया जाएगा। राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन RGRM ये शुरू किया जाएगा। और इस मिशन के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा? 80,000 हेक्टेयर जो लैंड है उसमें प्लांटेशन किया जाएगा। फिर वन क्षेत्र से बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधों का जो है उपलब्ध करवाएंगे और उनका प्लांटेशन किया जाएगा। अब देखिए जो टाइगर्स है उनके रिजर्वेशन के लिए, लेपर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं टाइगर्स के और लेपर्ड्स के, उनके लिए काम करेंगे। इनके नाम और इनकी लोकेशन हमें याद रहनी चाहिए, जैसे रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर, रामगढ़ विषधारी बूंदी में, मुकुंदरा हिल्स कोटा में, और धौलपुर तथा सिरिस्का अलवर, यहाँ पे जो है ये टाइगर रिजर्व्स हमारे स्टेट के लाई करते हैं। उसी तरीके से लेपर्ड रिजर्व्स है वो हमारे पास खेतरी, बंसियाल, मनसा माता, शाकंबरी झुंझुनू में, जयसंबंध, केवड़ा की नाड़ उदयपुर में, शाहबाद 12 में, बीड़ पापड़ जयपुर में, बालीसर और कुंभलगढ़ है, रावली टाटगढ़ राजसमंद में, ये तीनों है बालीसर तथा कुंभलगढ़ और रावली टाटगढ़। तो कौन से राजसमंद में है, कौन से जयपुर में, कौन से उदयपुर में है, कौन से झुंझुनू में है। और जो लीपर्ड है, लीपर्ड कंजर्वेशन के ये मेजर स्पोर्ट्स है। तो ये हमें यूं याद रहना चाहिए। कोई हमसे पूछ ले कि केवड़ा की नाड़ कहाँ पे है, तो ये हमें एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए। केवड़ा की नाड़ क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ लीपर्ड पाए जाते हैं, और कहाँ पे? उदयपुर में। इसलिए जो ये नेम्स है उस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बजट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपके ज्योग्राफी से, आर्ट एंड कल्चर से, और राजस्थान इकोनॉमी से, राजस्थान इन्वायरमेंट से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब देखो पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियालों के लिए, खीचन जोधपुर में कुर्जा पक्षियों के लिए, और राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावन संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। तो ये तीनों जो हॉटस्पॉट्स है आपको पता होना चाहिए। कुर्जा का हॉटस्पॉट सबसे अच्छा स्पॉट कौन सा है? खीचन जोधपुर। घड़ियालों के लिए पालीघाट सवाई माधोपुर, गोडावन के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। तो इनके संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो ये पूछेगा बताओ पालीघाट जो है वो कहाँ पे है? वो सवाई माधोपुर में। किस लिए फेमस है? घड़ियालों के लिए फेमस है। तो ऐसे ही ग्रास लैंड एंड वेटलैंड डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध सांबर जो झील है, सांबर लेक जो है, उसको भी रीडेवलप करने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, ताकि फॉरेस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी को डेवलप किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, और इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए उसको डेवलप किया जा सके। इको टूरिज्म में
जो है एक एक लव कुश जो वाटिका है वो विकसित करने की घोषणा की गई है। इसको ये तो पहले की गई थी, इसको विस्तार करने के लिए अब आगामी वर्ष में भी एक एक लव कुश वाटिका बनेगी। ये लव कुश वाटिका कहाँ कहाँ बनेगी ये आप ध्यान रखना। ये जो जगह है, ये जो स्थान है, ये जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। ये हरडा अगर कोई पूछे तो कहाँ पे है? सामरिया हरडा पूरा नाम है, अजमेर में। मचाड़ी अलवर में। मंडोक महादेव बांसवाड़ा में। छबड़ा हमें पता है कि थर्मल पावर प्लांट भी है, 12 में है। धोरीमना हिली बाड़मेर में। झील का बाड़ा कहाँ पे है? अब ये जब जो प्री के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं और बाकी जो और भी एग्जाम्स है उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपसे डायरेक्टली ये पूछ दिया जाता है कि आप बताओ कि ये झील का बाड़ा का है। अब बच्चा किताबों में ढूंढता है, मैगजीन्स में ढूंढता है, उसे लगता है यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं और ये तो एकदम ही रैंडम क्वेश्चन पूछा है। लेकिन नहीं, आप ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, आप इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ो, आप जो है ये हम जो पढ़ रहे हैं बजट पढ़ो, ठीक है। तो इनमें जो आपको ऐसे ऐसी चीजें मिलेगी और यही वो एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन क्योंकि हम ये डॉक्यूमेंट पढ़ते नहीं है, हम जो हमारी कन्वेंशनल जो गाइड्स है वो पढ़ते हैं, उनमें ऐसी चीजें होती नहीं है, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ही हार्ड और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए इन नामों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अमीरगढ़, भीलवाड़ा, खाजवाला, कोलायत एक रिलीजियस टूरिज्म प्लेस है बीकानेर में। बारदा डैम कहाँ है? बूंदी में। पीपली खेड़ा चित्तौड़गढ़। गोपालापुरा कहाँ है? चूरू में। जाजीरामपुरा कहाँ है? जाजीरामपुरा कुंड जो है वो दौसा में है। मदनपुर धौलपुर। गाटामाविता डूंगरपुर। नौरबादरा हनुमानगढ़। कुकस जयपुर। लाठी जैसलमेर। लाठी क्षेत्र है, ज्योग्राफिकली बहुत ही रिलेवेंट है। कालाघाटा जालोर में। जालरापाटा झालावाड़। खेतानाथ बावड़ी का है झुंझुनू में। तो अब ये बावड़ी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से पूछा जा सकता है। मंडोर जोधपुर में। बनीदेवी करौली। मोडक कोटा। कुचामन सिटी नागौर। पालीचक पाली। रणियामगरी प्रतापगढ़। नाथद्वारा राजसमंद। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर कॉपर के लिए फेमस है, आयरन की भी माइनिंग यहाँ पे होती है। लक्ष्मणगढ़ सीकर और सिरोही। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। दूधिया बालाजी टोंक रिलीजियस आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट। जोरमा उदयपुर यहाँ विकसित किया जाए। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कोई बताओ कहाँ कहाँ पे जो है लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी, लेकिन ये जो स्थान है ये आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन इनकी पता होनी चाहिए, बिकॉज ये इनडायरेक्टली आपकी ये बहुत मदद करेंगे। तो इसीलिए मेरा मेन पर्पस जो रो एक्ट है, जो रो हमारा स्पीच है बजट का, वो डिस्कस करने का मेरा यही तात्पर्य था कि डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट चीजें जो है वो बजट में आपको मदद करती है, आपकी जो दिमाग की सोचने की क्षमता है वो बढ़ाती है। और राजस्थान में कौन कौन सी जगह इतनी इंपॉर्टेंट है, किस किस जिले का तो सबको भी पता है, लेकिन जिलों में कौन कौन से ब्लॉक्स न्यूज में रहते हैं और किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस दृष्टि से कौन से इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट दृष्टि से कौन से इंपॉर्टेंट है, एनर्जी की दृष्टि से कौन से इंपॉर्टेंट है, ये आप जब बजट को थोरोली पढ़ोगे तब धीरे 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 आप एक डिप्लोमेट की तरह सोचना शुरू करोगे। आपको राजस्थान की जो परिदृश्य है, जो सिचुएशन है वो समझ आने लगेगी। फिर आप जो है एक दूसरे से रिलेट करके आंसर्स देने में भी सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इस कार्य को प्रभावी बनाए जाने के लिए पर्यावरण संरक्षण मिशन की जो है शुरुआत की जाएगी आगामी वर्ष। और इसके तहत जो है जमवा रामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया जाएगा। कहाँ? जमवा रामगढ़ जयपुर में स्थापित किया जाएगा। फिर ये सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा हुआ इकोलॉजिकल और जो है इन्वायरमेंट का प्रोस्पेक्ट। अब हमारा आता है टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट। टूरिज्म की दृष्टि से बजट में क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। टूरिज्म की दृष्टि से सबसे पहला तो ये है कि राज्य में पर्यटन को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्यटन विकास कोष की राशि को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है टूरिज्म डेवलपमेंट फंड को। इसको बोलेंगे टूरिज्म डेवलपमेंट फंड को, जो 1000 करोड़ का हुआ करता था अब ये 1500 करोड़ का होगा। इसी के साथ ही मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय भी किया जाएगा। गोल्फ टूरिज्म
जो स्टेट में हाल फिलहाल में ट्रेंड में है और इसकी व्यापक संभावनाएं, इसकी एक्सटेंसिव पॉसिबिलिटीज सरकार को दिख रही है। तो इसके लिए माउंट आबू सिरोही, जोधपुर और उदयपुर इनके सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 125 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्सेज डेवलप किए जाएंगे। इसके साथ ही विरासत नगरी आमेर जयपुर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इस बजट में आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए किस टूरिज्म स्पॉट को चिन्हित किया गया, तो उसका आपका आंसर होगा आमेर जयपुर। उसके बाद तीर्थराज पुष्कर जो अजमेर में है और मेला क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय कैंप, सिटी कैंप के रूप में विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब ये जो नाम मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको ये पता चलते रहे कि ये कहाँ पे है। शाकंभरी लोहारगल कहाँ है, झुंझुनू में, और रणकपुर परशुराम महादेव भीलबेरी ये कहाँ पे है, पाली में। परशुराम महादेव भीलबेरी बहुत ही यूनिक और किसी किताबों में आपको ये नाम मिलेंगे नहीं। यहाँ पे जो है फूड ट्रेल्स, ट्रैकिंग रूट्स, इस तरीके से टूरिज्म एज वेल एज एडवेंचरस स्पोर्ट्स की तरह इसको डेवलप किए जाएंगे। वाटर बेस्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो नेवटा कानोता बांध जयपुर में है। अब ये कौन कौन से बांध है, अगर अब ये ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, अब ये बजट कम और ज्योग्राफी ज्यादा चल रही है। जयपुर में बंद बारेटा कहाँ है, भरतपुर में। कायलाना और सूरपुरा झील कहाँ है, जोधपुर में। हेमावास डैम कहाँ है, पाली में। कोट डैम कहाँ है, झुंझुनू में। तो ये जो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, डैम्स कवर हो गए, ठीक है। और डैम का आंसर आएगा तो फोर्ट श्योर इसी में से आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी कोई रैंडम डैम को उठा के आपको नहीं देंगे। अगर आपसे वो पूछेंगे कि भाई सूरपुरा डैम कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली वो आजकल कहीं न्यूज में होगा या फिर उसके लिए कोई प्रोविजंस रखे गए हैं। खेतड़ी के जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ की हवेलियां हैं, छतरियां, उनको डेवलप करने के लिए काम किया जाएगा। खासा कोटी ये कहाँ पे है, जयपुर में, उसका रेनोवेशन किया जाएगा और स्टार होटल कम स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में विकसित किया जाएगा। बस मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये खासा कोटी अगर पूछ ले टूरिस्ट स्पॉट कहाँ पे है, तो जयपुर में आपको इतना पता होना चाहिए। मंदिरों के संरक्षण जीर्णोद्धार के लिए कार्य किए जाएंगे। अब कौन सा मंदिर कहाँ पे है ये जरूर देख लीजिए। अब देखिए मैं आपको ये अब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट चलेगा, आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। हमारे डैम्स तो हो गए थे, अब आर्ट एंड कल्चर में ये जो आप जब टेम्पल, जो मंदिर, राजस्थान के मंदिर पढ़ रहे हैं, तो और कोई मंदिर पढ़ो ना पढ़ो, ये मंदिर कहाँ पे है, उनकी क्या विशेषताएं, ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बजट में भी नोटिस में इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीनाथ जी राज रतन बिहारी मंदिर है बीकानेर में। तेजाजी महाराज सुरसुरा वाला मंदिर है अजमेर में। अब तेजाजी महाराज सुरसुरा मंदिर लिख देंगे और ऑप्शन में आपको नागौर दे देंगे, तो आपको लगेगा हाँ तेजाजी के तो सारे दाम लगभग नागौर में ही है, तो आप मार दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। राधा माधव जी का मंदिर वृंदावन कुशल बिहारी जी और बरसाना जो है भरतपुर में। रामचंद्र जी श्री हड़योडी बाजार बड़ी चौपड़ जयपुर में। श्री डाढ़ देवी मंदिर है कोटा में। चार भुजा जी जो है भीलवाड़ा में। मंगलेश्वर जी मातृकुंडिया तो वैसे भी काफी फेमस है, ट्राइबल मूवमेंट्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव रहा था चित्तौड़गढ़ में। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में ऑब्वियसली फेमस है। बाबाजी राज मांगरोल 12 में। रामदेव जी का रूणेचा जैसलमेर में। ये कई तो इतने ज्यादा फेमस है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कई नए नाम दिखेंगे। जसनगर और थावला के शिव मंदिर, ये जैसे मैंने भी नया ही नाम देखा है, थावला के शिव मंदिर। तेजाजी महाराज खरनाल नागौर में। जल देवी माताजी सांसरा। अब ये जल देवी माताजी सांसरा नाथ द्वारा, ये मेरे लिए भी बहुत नई चीज है, तो ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। नीमच माता का मंदिर उदयपुर में। तो यहाँ पे क्या है, इन मंदिरों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंग एवं देव नारायण जन्मस्थली मालासरी आसिंद जो भीलवाड़ा में है, उनके भी विकास कार्य किए जाएंगे। तो ये मंदिर कहाँ पे है ये आपको याद रखना है। अब जो छतरिया है, कैनोपीज है, ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो मंदिर हमने देख लिया, अब कैनोपीज देखेंगे। इससे पहले हम डैम देख चुके हैं, तो ये आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी इसमें आपकी कवर हो रही है, ठीक है। भाद्राजुन और तोपखाना कहाँ पे है, जालौन में। तालाबशाही कहाँ पे है, धौलपुर में। ये काफी एग्जाम में तालाबशाही कहाँ पे है पूछा भी जा चुका है। गागरोन का किला वेरी फेमस इन झालावाड़। शाहबाद और नाहरगढ़ का किला 12 में, ये वाटर फोर्ट है एक। किशोरी महल भरतपुर में।
और मचाड़ी किला, रानी का कुआं, बाराही माता मंदिर अलवर में। तो ये जो छतरियां हैं भाई, इनको तो आपको एज इट इज याद रखना है। इसके अलावा चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप का, और सेतवारा शेरगढ़ जोधपुर में देवराज जी का, देसुरी पाली में बीकाजी सोलंकी का, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेह संप्रदाय के संतों का, जालीपा बाड़मेर में संत ईसरदास का, जालीपा में लिग्नाइट कोल थर्मल पावर प्लांट है, बूंदी में बूंदाजी मीणा का, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का, डीग भरतपुर में महाराजा सूरजमल का, और मचाड़ी अलवर में राजा हेमू का पनोरमा बनाया जाएगा। तो पनोरमा तो कहाँ बनाया गया नहीं बनाया, ये तो कोई पूछे ना पूछे। देखो इसमें क्या है, राजा, ठीक है, शहर, राजा या व्यक्तित्व, ठीक है, शहर, और हमारे पास इसका पनोरमा, ठीक है। ये तीनों चीजें इसमें दी गई है, कौन सा राजा है, कौन सा उसका एरिया है, और कहाँ उसका पनोरमा बनाया जा रहा है। तो ये तीनों चीजें हमें एक ही बात से इससे क्लियर हो जाएगी, इसलिए हमें इसको याद रखने की ज्यादा जरूरत है। अब राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल होता ही है, उसमें अलग अलग प्रकार से जो है इनाम भी दिए जाते हैं, रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो उसी में इस बजट में घोषणा की गई है कि हमारे यहाँ के जो स्कॉलर्स हुए हैं, जैसे कन्हैया लाल सेठिया जी, कोमल कोठारी जी है, सीताराम नालस, विजय राम देता, इस तरीके से और भी जो हमारे यहाँ के स्कॉलर्स हुए हैं, उनके नाम पे भी जो है इनाम जो है दिए जाएंगे, पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। जयपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के जयपुर कला समागम का बाइनिवल इवेंट के रूप में आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया इसमें। और एक जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है लोक कलाकार कल्याण कोष, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में कहूं तो फोक आर्टिस्ट वेलफेयर फंड। फोक आर्टिस्ट वेलफेयर फंड की बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, जो कितने का होगा, 100 करोड़ रुपए का होगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, सीएम फोक आर्टिस्ट प्रमोशन स्कीम प्रोत्साहन योजना, ये लागू की जाएगी, जिसके अंदर 100 दिवसीय राजकीय उत्सवों पर प्रचार प्रसार करना, मोटिवेट करना और प्रदर्शन में अवसर प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 5,000 रुपए की मॉनेटरी मदद जो है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो फोक आर्टिस्ट है वो अपने आर्ट को कंजर्व कर सके और उन्हें मार्केटिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म भी दिया जा सके। इसीलिए इसी तरीके से प्रदेश में जो प्रसिद्ध लक्खी मेलों में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को रोडवेज की साधारण बसों में पहले 30% छूट दी जा रही थी, अब जो है उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। और जो मेले हैं, जो इम्पोर्टेंट मेले हैं, अब जो जो फेस्ट है वो कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आर्ट। अब देखिए साथ ही साथ में मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर कितना रिवाइज कर दिया। हमने टेम्पल्स कर लिए, ठीक है, हमने कैनोपीज छतरियां कर ली, और अब हम टेम्पल्स तो अब करेंगे, टेम्पल तो कर लिए, कैनोपीज कर ली, और फेयर सब हम करेंगे, मेले हम करेंगे। और आप मेरी बात का यकीन रखिए, अगर मेलों पे क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कोई मेला पूछेगा। केला देवी का मेला करौली में है, सबको पता है। झील का बाड़ा भरतपुर में, ये मेरे लिए काफी यूनिक है, इसलिए मैं आपको भी कहूंगा ये जरूर याद रखें। रामदेवड़ा रुणेचा जैसलमेर में होता है, दरगाह उर्स पुष्कर में, दरगाह उर्स और पुष्कर दोनों जो है वो अजमेर में। खाटू श्याम जी सबको पता है सीकर में, सालासर बाली जी भी किसी से छुपा नहीं हुआ है चूरू में। गोगा मेड़ी भी बड़ा फेमस है, बेणेश्वर धाम भी आप जानते हैं, 3 नदियों का संगम, और इसको आदिवासियों का जो है कुंभ भी कहा जाता है। रणथंभौर गणेश जी सबको पता है, सवाई माधोपुर में 3 आंख वाले गणेश जी से भी फेमस है। डिग्गी कल्याण जी टोंक बहुत फेमस है। भरतरी और पांडुपोल का जो मेला है अलवर का, वो भी फेमस है। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा गंगानगरा वो भी फेमस है, और फाल्गु मुकाम बीकानेर में। तो इसमें जो यूनिक नाम मुझे लगा वो झील का बाड़ा भरतपुर का लगा, तो ये आप जरूर याद रखें। इसके बाद 131 पॉइंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 132 पॉइंट में लास्ट अनाउंसमेंट जो टूरिस्ट सेक्टर की है वो है कि योजना में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत अगर आपको तीर्थ यात्रा करनी है तो रोडवेज में फ्री टिकट आपको प्रोवाइड की जाती है। इसमें 20,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है, और अब इसमें नए तीर्थ स्थल जोड़े गए। पहले तो इसमें जैसे हमारा हरिद्वार है, इस तरीके से जो तीर्थ स्थल थे वो जोड़े गए थे। अब जो नए जोड़े गए हैं वो जरूर याद रखिए। अब नए कौन से हैं? अयोध्या उत्तर प्रदेश, समेत शिखर जो है झारखंड में है, और इसको पारसनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग भी झारखंड में,
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में महाराष्ट्र में और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। तो जैन समाज की जो है काफी ज्यादा मंदिरों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे भी अगर आपको जाना है तो ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें जाके आ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आई वुड से टूरिज्म सेक्टर। अब है कानून व्यवस्था का सेक्टर। कानून व्यवस्था में क्या है? कानून व्यवस्था का सेक्टर है जो हमारे लिए मेरे ख्याल से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूंगा। एक तो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पंचायत और वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। और लास्ट बजट में हमने शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की थी। अब जो है हर गांव स्तर पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाएगा, जो महात्मा गांधी की विचारधारा को, महात्मा गांधी के मूल्य को आगे बढ़ा सके और उनका प्रचार प्रसार कर सके। 134, 135 और 136 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलिस कार्यालय यहाँ खोले जाएंगे, ये सब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको रिलेवेंट नहीं मानता हूँ। इसके बाद ये भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। हाँ, पुलिस कर्मचारियों की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, ये जरूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। कौन से? इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट, ये खोला जाएगा खेरवाड़ा उदयपुर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में जो है प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। तीसरा, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर में, इसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे? जोधपुर में। और जयपुर में इंडोर शूटिंग रेंज की स्थापना की जाएगी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंस्टीट्यूशंस है, शूटिंग रेंज है, या फिर लाइब्रेरीज है, या फिर फील्ड क्राफ्ट है, ये कहाँ पे खोले जाएंगे ये याद रखना चाहिए। अब न्यायालय में कुछ अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायालय खोले जाएंगे, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय हो गए, मजिस्ट्रेट न्यायालय होंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के न्यायालय की बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया जाएगा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालय, तो एनडीपीसी, ठीक है। तो ये कहाँ खोले जाएंगे एग्जाम में डायरेक्टली इसमें से आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर आएगा कि प्रत्येक जिले में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की जो है अच्छी तरीके से मेंटेन की जा सके। 138, 139 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम सुशासन पे। सुशासन में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे कहेंगे गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सुशासन, ठीक है, गुड गवर्नेंस। यूएनओ के जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं कोफी अन्नान, उन्होंने गुड गवर्नेंस को कहा था कि गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। अगर गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है और विकास को प्रोत्साहन देना है तो गवर्नेंस ही एकमात्र उपाय हमारे पास है। गवर्नेंस, ये जो डायलॉग बाजी है गवर्नेंस की आगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है? हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि राजस्थान सरकार ने यह वादा किया है कि राजस्थान गारंटी सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल जो है वो शीघ्र ही विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। और ये इंपॉर्टेंट बिल होते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं, गवर्नेंस के सिस्टम को अच्छा करते हैं। तो ये बिल जो है जल्दी ही लिया जाएगा। इसके साथ ही आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, जिसको कहते हैं स्वतः की जो है डेफिनेशन इन्होंने रखी है, सर्विस डिलीवरी सिस्टम, रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, इसको लागू किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है। और ये स्वतः जो है, आपसे तो सीधा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि स्वतः किस चीज से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे देंगे। गवर्नेंस से संबंधित एक प्लेटफॉर्म है, या फिर एक वीमेन सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप प्रमोट करने वाला ग्रुप है, या फिर किसी 3-4 ऑप्शन ऐसे दे देंगे। तो ये चीज क्या है, डेफिनेशन क्या और काम क्या करेगी? ये स्वतः जो है एक प्रणाली की विशेषता है इसकी कि ये इसके माध्यम से विभिन्न सेवाएं स्वतः उपलब्ध हो जाएगी। जैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी हो, या फिर मूल निवास या जाति निवास प्रमाण पत्र जारी करना हो, एनएफएसए का पात्रता प्रमाण पत्र हो, आयु के आधार पर स्वतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति होना, तथा जन आधार व शाला दर्पण के आधार पर छात्रवृत्ति पालनहार स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। जब स्वतः पोर्टल जो है हमारा काम करने लगा, स्वतः सिस्टम जो है हमारा काम करने लगेगा।
142 एज सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका थर्ड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें कहा गया कि राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस, ये कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में खोला जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। राजकाज 1.0 पहले ही चल रहा है, जिसमें से जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिशियल कार्य हो रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर जो बैकअप सपोर्ट है वो राजकाज दे रहा है, और अब राजकाज 2.0 और उसको सोफिस्टिकेटेड वे में डेवलप किया जाएगा। इसी डायरेक्शन में इंटीग्रेटेड डेटा एनालिटिक्स सिस्टम परम विकसित किया जाएगा। साथ ही समस्त डेटा के स्टोरेज के लिए सेंट्रलाइज डेटा लेक या डेटा बैंक भी कहते हैं, वो भी विकसित किए जाएंगे। 145 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 146 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट ये खोला जाएगा जयपुर में, और जोधपुर में खोला जा चुका है, ये भी खोला जा चुका है और जोधपुर में खोला जा चुका है। लास्ट बजट में इसकी घोषणा हुई थी फिनटेक यूनिवर्सिटी की। तो ये दोनों जो है पहले ही खोले जा चुके, अब इसको और डेवलप करने के लिए और सुदृढ़ीकरण करने के लिए और पैसों की जो घोषणा है वो सरकार ने की है। फिर है प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथनिंग। तो 146 धारा जो है 146 पॉइंट जो है वो हमने कवर कर लिए हैं, और थोड़ा सा रेस्ट करके आगे हम इसमें बढ़ेंगे।